हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश के शासन काल के बाद जिसने शासन संभाला, जिसका नाम था नसरुद्दीन फिरोज शाह। नसरुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का छोटा पुत्र था। इसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, इसका कार्यकाल कितना रहा और क्यों रहा, इसने क्या क्या गलतियां की, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं गुलाम वंश के अगले शासक नसरुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। नसरुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का छोटा पुत्र था। इल्तुतमिश मरने से पहले यह चाहते थे कि उनके बाद उनका शासन उनकी पुत्री रजिया संभाले। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र भी था जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद शाह था। और छोटे पुत्र को तो जैसा कि हमने बता ही दिया कि छोटा पुत्र जो था उसका नाम नसरुद्दीन फिरोज शाह था। उस समय नसरुद्दीन महमूद शाह लखनऊ का राज सिंहासन संभाल रहे थे। वहीं जो फिरोज शाह थे वह एक अक्षम शासक माने जाते थे, यानी कि वह राज सिंहासन अभी संभालने की हालत में नहीं थे। इल्तुतमिश चाहते थे कि उनके बाद उनका शासन उनकी पुत्री रजिया संभाले, लेकिन तुर्की के अमीर इस बात को अपने लिए एक अपमान मानते थे कि उनके ऊपर किसी एक महिला शासिका का शासन होगा। वे इस चीज़ को अपने ऊपर एक अपमान समझते थे, इसीलिए तुर्की अमीरों ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत इल्तुतमिश के छोटे पुत्र फिरोज शाह को शासन पर बैठा दिया गया। इस षड्यंत्र में उसकी माँ वह भी शामिल थी। इन सबकी मिलीभगत के दौरान ही फिरोज शाह को शासन पर बैठा दिया गया। वहीं नसरुद्दीन यानी कि इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नसरुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, फिरोज शाह शासक तो बन गया, यानी कि उसके हाथों में सत्ता तो चली गई, लेकिन सत्ता का नियंत्रण पूरी तरीके से उसकी माता जिसका नाम शातुरकर्ण था उसके हाथों में चली गई। शातुरकर्ण एक क्रूर महिला थी। उसने तुर्कों के अमीरों को अपमानित करना शुरू कर दिया, यानी कि सत्ता हाथों में आते ही उसने तुर्कों के अमीरों का अपमान करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन की मृत्यु भी करवा दी थी। और मृत्यु करवाने के बाद चारों ओर उनके विरोध का डंका बजने लगा। चारों ओर विद्रोह चालू हो चुका था। इसी के साथ उनके वजीर जिनका नाम जुनैदी था वे भी इस विद्रोह में शामिल हो चुके थे। तो विद्रोह में शामिल हो जाने के बाद दिल्ली के सुल्तान भी विद्रोह की ओर बढ़े ताकि विद्रोह को किसी तरीके से रोका जा सके। यानी कि अब जनता के बीच आक्रोश बढ़ने लगा था। जनता आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी और उन्हें अत्याचार से बचना था। इसी से बचने के लिए उन लोगों ने विद्रोह चालू किया और इसी विद्रोह को रोकने के लिए दिल्ली के सुल्तान भी वहां से रवाना हुए। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए रजिया लाल वस्त्र पहनकर नमाज के समय लोगों के सामने पेश हो गई, जनता के सामने पेश हो गई और उन्होंने जनता को यह आश्वासन दिया कि वह अगर शासक बन गई, यानी कि उसे राज गद्दी सौंप दी गई, तो वह अपनी माता शातुकर्ण के अत्याचारों से उनको मुक्त करवाएगी और अपने साम्राज्य में शांति व सुव्यवस्था का निर्माण करेगी। विद्रोहियों ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद शातुकर्ण और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया और बाद में उसके छोटे पुत्र फिरोज शाह की मृत्यु भी कर दी गई, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शासन की बागडोर रजिया के हाथों में सौंप दी गई और 1236 ईस्वी में रजिया को सुल्तान की उपाधि दे दी गई और रजिया ने अपने हाथों में बागडोर संभालने के बाद शासन संभाला और सत्ता का विस्तार करना प्रारंभ किया। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का कार्यकाल कैसा रहा, उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई और उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक गुलाम वंश के एक नए शासक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।